वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है पंकज करासी और स्वागत है आपका मुसाफिर की एक और नई वीडियो में। सफ़र करीब 180 किलोमीटर का है पहाड़ों से शहरों की ओर और मैं काफ़ी लेट निकला हूँ। करीब 12 बजे रुद्रप्रयाग से मैं निकला हूँ देहरादून के लिए। सो कितना टाइम लगता है और देवभूमि उत्तराखंड विज़िट करने वाले जितने भी लोग होते हैं आप सभी का वेलकम है चारधाम यात्रा में। अप्रैल से चारधाम यात्रा भी प्रारंभ हो जाएगी और ये पूरा यात्रा मार्ग फिर से ट्रैफिक से भर जाएगा। सो आप सभी का फिर से स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, खूबसूरत नज़ारों से। तो सबसे पहले हम टैंक को करवाएंगे फुल और आज की इस खूबसूरत सी राइड में हम रॉयल एनफील्ड का एवरेज टेस्ट भी करेंगे कि कितने का एवरेज निकालती है रॉयल एनफील्ड, खासतौर पर लॉन्ग राइड पे। तो चलिए पहले इसको कराते हैं फुल, दैन उसके बाद मीटर को चेक करके सीधे देहरादून रिस्पना पे इसको फुल करेंगे। तो उससे एक आइडिया आ जाएगा कि कितने का तेल खाया है गाड़ी ने और कितने का एवरेज निकाल के दिया है। तो सबसे पहले इसके टैग को करवाते हैं फुल। महादेव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले तो आप गाड़ी का मीटर देख लो, 37,966। अभी जो गाड़ी ड्रिवन है 37,966 है और देखते हैं कितने का फुल कर दो। इसको कराएंगे फुल, सो इससे भी एक एवरेज पता चल जाएगा। बारह का कर दो। नहीं होगा। सो फुल हुआ है 1170 का, 12 लीटर तेल जो है। और इसी के साथ हम इसको फिर से फिल करवाएंगे रिस्पना पे, जिससे कि एक आइडिया आ जाएगा कि रफली कि गाड़ी कितने का एवरेज निकाल रही है। सो आप भी चेक कर लीजिए। 1170.54 12 लीटर पेट्रोल इसमें भरा है और कितने का तेल खाती है ये गाड़ी अभी पता चलने वाला है। भाई साहब और मान लिया तो आपको बहुत धन्यवाद। हाँ वो ठीक ठाक रहा। बारह बज के 5 मिनट पे हम निकले हैं रुद्रप्रयाग से और कितना टाइम हमको 180 किलोमीटर का दायरा कंप्लीट करने में लगता है उसका हम पूरा लाइव चेक करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस बार हम इसका माइलेज टेस्ट करेंगे। इससे पहले राइड में मैंने पूरा चेक किया था गाड़ी ने कितने का एवरेज निकाल के दिया था, लेकिन उस वाली वीडियो में वॉइस की दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया। सो बहुतों के माइंड में रहता है कि रॉयल एनफील्ड बहुत ज़्यादा तेल खाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने इससे पहले इसका ट्रायल लिया था तो आप ही बताओ कितने का माइलेज निकाल के दिया होगा गाड़ी ने, आप गेस कर सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, रॉयल एनफील्ड ने हाईवे पे 60 का एवरेज निकाल के दिया है और ये ख़ास तौर पे जो राइडर्स होते हैं, लॉन्ग राइड करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि अगर रॉयल एनफील्ड 60 का एवरेज निकालती है
तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, खासकर जो बुलेट के शौकीन होते हैं। दूसरा, आप ये डिपेंड करता है कि आपकी राइड पे आप कैसी राइड करते हैं, आप किस गियर में गाड़ी को चलाते हैं, कितनी स्पीड पे गाड़ी को चलाते हैं और आपकी स्किल्स क्या हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। दूसरा, गाड़ी में अगर मॉडिफाइड साइलेंसर होते हैं तो उससे भी इंजन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि आपके एवरेज में आपको कमी दिखेगी। इससे पहले जब मैं मेरे पास डॉल्फिन का एग्जॉस्ट था, उससे मुझे लगता है मुश्किल से 40 का 42 का एवरेज निकालती होगी, लेकिन जैसे ही मैंने अपना साइलेंसर चेंज किया उससे गाड़ी पे इतना इफेक्ट पड़ा है कि गाड़ी ने 60 का एवरेज निकाल के मुझे दिया है। तो मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए भैया। 300 रुपये में रुद्रप्रयाग से और देहरादून पहुंचना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अपने हिसाब से जहाँ ब्रेक लो वहाँ रुक जाओ। ये लोग भ्रम फैलाते हैं कि बुलेट ज़्यादा तेल खाती है, तो भैया आप कहते हैं कि बुलेट बिल्कुल भी तेल नहीं खाती है, लेकिन अगर आप सोचो, अगर आपको 60 का एवरेज निकाल के रॉयल एनफील्ड देती है तो आप और बाइक्स में थोड़े न जाने वाले हैं। रॉयल एनफील्ड हर चीज़ में बेस्ट है, चाहे बिल्ड क्वालिटी हो, परफॉर्मेंस वाइज हो, और माइलेज के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है। सो जाइए एनफील्ड पे और आज ही बुक करा दीजिए अपने लिए रॉयल एनफील्ड। और आज मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और मुझे लगता है करीब 2 महीने बाद आज मैं ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि घर से निकलना नहीं होता है तो ब्लॉग शूट नहीं हो पाता है। तो जब भी मौका लगे मैं ब्लॉग शूट कर देता हूँ, और चाहे टूटा फूटा कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि पेट से कोई सीख के आता है। आपको जितना आता है आप करिए। दूसरी चीज़, जब तक आप कैमरे से अपना फ्रेंडली नेचर नहीं बनाएंगे, कैमरे को अपना दोस्त नहीं समझेंगे, तो आपको बड़ा ऑकवर्ड फील होगा इसके सामने कुछ ना कुछ बोलने के लिए। तो सबसे पहले आप इसको एक दोस्त की तरह ट्रीट करें कि आप अपने दोस्त के साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, अपने दोस्त को कुछ बता रहे हैं, उससे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। ये दोस्त आपको कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन आपको बहुत कुछ दिखाएगा। रॉयल एनफील्ड आज भी पहाड़ों के सफ़र के लिए सबसे बेस्ट मानी गई है। सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी जो परफॉर्मेंस है और बिल्ड क्वालिटी है, इससे तो जो भी रॉयल एनफील्ड राइडर्स हैं वो बखूबी इन चीज़ों को जानते हैं। इसकी सस्पेंशन क्वालिटी क्या है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कच्ची सड़क में चल रहे हैं या पक्की सड़क में चल रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जो स्पोर्ट्स बाइक होती हैं, अगर ये कच्चे में गई, कहीं गंदी जगह से, गंदी तरह से फंस गई, तो उनके लिए भैया निकलना बहुत बुरा हो जाता है। लेकिन अगर वहीं एनफील्ड की बात करूं तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो ये वो साथी है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकता है, ऐसे जो राइडर्स होते हैं। तो कोशिश करिए कि जब भी आप लंबे रूट पे निकलें तो एनफील्ड से राइड करें, ये आपको एक अलग ही फील देगी। ये जगह कौन सी है आप सभी लोग गेस करें, क्योंकि अभी मैंने जगह का नाम नहीं बोला है। जितने भी लोग देवभूमि उत्तराखंड आते हैं तो मुझे लगता है कि वो इस जगह के बारे में बखूबी जानते हैं। ये रुद्रप्रयाग से और धारी देवी के बीच का ये पूरा एरिया है, जहाँ पे एक फेमस सी जगह है जिसके बारे में, जिससे सब लोग वाकिफ़ हैं। इनके नाम से अच्छे खासे लोग कांपते हैं। सो ये रहा हमारा प्यारा सा सिरोबगड़, जिसमें कि लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं, और जितने भी लोग देवभूमि उत्तराखंड आते हैं वो इस जाम में ज़रूर फंसते हैं, चाहे कभी भी हो। ये कई सालों से ऐसा टूटा फूटा पड़ा है, लेकिन सरकार का इसकी ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है, क्योंकि आए दिन इसमें ट्रीटमेंट के काम चलेंगे भैया, पैसा आएगा, टेंडर होगा,
लेकिन इसका जो सिस्टम है आज भी वैसा का वैसा। पहाड़ वालों को गोवा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास एक मिनी गोवा तैयार है। धारी देवी और सिरो बगड़ के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसे मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है, जो ठीक सामने है। और क्योंकि जब डैम का पानी भर जाता है तो ये मिनी गोवा छूमंतर हो जाता है, और जैसे ही डैम का पानी छूटा मिनी गोवा आप सभी के लिए रेडी हो जाता है। तो भैया गोवा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिनी गोवा आपके सामने है। महादेव महादेव हर महादेव। ये कलियासोड़ है और यहीं पर माँ धारी देवी का एक सिद्ध पीठ है। और आज कई वर्षों बाद माँ धारी देवी अपने मूल स्थान पे आई है। और जिस दिन माता का स्थानांतरण हुआ था सभी लोग उस घटना से वाकिफ़ थे, क्योंकि माँ धारी देवी को समस्त केदार खंड का रक्षक माना जाता है। चाहे जितने भी धाम हैं उन धामों की रक्षक है माँ धारी देवी। और माँ धारी देवी का जो भव्य और दिव्य मंदिर है वो कलियासोड़ में स्थित है। क्योंकि एक दिन हम आप सभी को एक खूबसूरत सा ब्लॉग माँ धारी देवी टेम्पल का भी बना के देंगे, और उसके बारे में जो भी जानकारियाँ हैं जितना हम जानते हैं वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। ठीक सामने है माँ धारी का ये दिव्य और भव्य पीठ। माँ भगवती सभी पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें। हर हर महादेव। क्योंकि जब ये जल परियोजना शुरू हुई थी तो पूरा धारी मंदिर जलमग्न कर दिया था, और उनके द्वारा माँ धारी देवी को नीचे अपने मूल स्थान से उठाकर जब उस दूसरे वाले मंदिर में शिफ्ट किया गया तो उसी के अगले दिन केदारनाथ में एक भयानक आपदा जिसने जन्म ले लिया था, और उस आपदा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो सभी से निवेदन है कि देवभूमि उत्तराखंड के जितने भी धार्मिक स्थल हैं इनके साथ आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ न करें, क्योंकि यहाँ का कण कण, यहाँ की जितनी भी वस्तुएं हैं, जीव निर्जीव जितनी भी वस्तुएं हैं, इन सब का एक आध्यात्मिक रूप रहा है। तो आप इन चीज़ों के साथ कभी भी छेड़छाड़ न करें, खिलवाड़ न करें, जिससे कि आम जनमानस को बहुत क्षति होती है। तो आप खासकर देवभूमि उत्तराखंड के तीर्थों के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ न करें, क्योंकि हर 10 साल का जो रेशियो रहा है आपदा का, 3 में उत्तरकाशी, 13 में केदारनाथ और 23 में जोशीमठ। तो ये जो 10 साल का गैप है, और हर 10 साल में ऐसा आभास होता है कि हर 10 साल में प्रकृति अपनी जगह पुनः अपने आप लेना प्रारंभ कर देती है। करवाते हैं आप सभी को पतित पावनी माँ गंगा जी के दर्शन। महादेव महादेव हर हर महादेव। ये ठीक सामने माँ भागीरथी है, और ठीक सामने से केदार घाटी से, बद्रीनाथ घाटी से जो नदी प्रवाहित है ये माँ अलकनंदा है, और यहीं से आगे चलकर ये सभी मनुष्यों के पाप हर लेती हैं। माँ गंगा आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। हर हर महादेव। और ठीक सामने भगवान रघुनाथ जी का मंदिर है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और पृथ्वी का केंद्रक देवप्रयाग को कहा जाता है। ऐसी दिव्य धरा पर आप जरूर अपने जीवन काल में आएँ। और ठीक सामने संस्कृत विश्वविद्यालय जो लगभग तैयार हो चुका है, और आने वाले समय में देश विदेश से अनेकों लोग, अनेकों विद्यार्थी जो इस दिव्य भवन में शिक्षा ग्रहण करेंगे और ज़रूर सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। हर हर महादेव।
ऋषिकेश को योग नगरी ऋषिकेश कहा जाता था और कहा जाता भी है, लेकिन फ़र्क बहुत है। आज से पहले अनेकों संतों ने इस योग नगरी में प्रभु का स्मरण करके सिद्धियां प्राप्त करी हैं और युगों युगों से आ रही ये परंपरा आज भी प्रचलित है। लेकिन फ़र्क है तो केवल नवीनीकरण का। जितना हम डेवलपमेंट की ओर जाएंगे उतना ही अपनी मूल चीज़ों से भटकते रहेंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ पर दूसरे देशों से आने वाले शरणार्थी जो होते हैं, जो ट्रैवलर होते हैं, वो यहाँ पर आकर योग का अभ्यास करते हैं। योग क्या है, इसकी क्या महानता है, इसके बारे में वो भरपूर जानते हैं। लेकिन हमारे जो हिंदू लोग हैं, भारतवर्ष के लोग हैं, वो इन सब चीज़ों से अभी अनभिज्ञ हैं, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों के बारे में मालूम ही नहीं है कि योग का अर्थ क्या है। योग केवल शारीरिक शांति नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति भी है। भगवान को पाने की एक कला है जिसे योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। योग में अनेकों शक्तियाँ हैं। जो शक्तियाँ योग से प्राप्त हो सकती हैं वो किसी और माध्यम से नहीं है। लेकिन हम लोग आज इस चीज़ को छोड़ रहे हैं, इससे दूर हो रहे हैं और दूसरे देशों के लोग इस ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि योग क्या है, क्या विशेषताएं हैं योग के अंदर, इस प्रकृति के अंदर क्या खूबियां हैं, और हम लोग बस कमियां निकालते रह जाते हैं। ये पूरा ऋषिकेश बस अड्डा है और यहीं से हर जगह जाने के लिए बसें मिलती हैं। चाहे देश के किसी भी कोने में जाना हो, आपको यहीं से बसें मिलेंगी। बाइक से आने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको ट्रैफिक का झंझट नहीं मिलने वाला है। इन केस अगर कहीं पे ट्रैफिक लंबा लगा भी है और कहीं साइड से बाइक निकलने के लिए रास्ता है, तो हम इजीली उस रास्ते से निकल सकते हैं, अगर रास्ता है तो। दूसरा, अगर हम भाई कार आएंगे तो कार में जब तक आगे वाला आगे मूव नहीं हुआ तब तक हम बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए इस टू व्हीलर की ये सबसे बड़ी खासियत है कि ये ईज़िली कहीं भी ईज़िली ड्रिवन है। इसको हम आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। और दूसरा, आपके तेल की भी बचत होगी। तीसरा, जो बाइक लवर होते हैं उनके लिए फोर व्हीलर का मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं जब भी किसी राइड पे जाऊँ तो बाई बाइक ही मैं ट्रैवल करूँ। और बाइक से क्या सुकून मिलता है, एक तो हवा को हम सीधा सीधा महसूस कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है राइडिंग का। और सारी चीज़ों को हम बिल्कुल सामने से फेस करते हैं, यू नो। अगर हम कार में रहेंगे तो एक एरिया हमको कवर कर देता है कार का, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं उसके अंदर हम छुप जाते हैं। लेकिन बाइक में बस आप बैठो और ये पूरा संसार आपको निहारने के लिए तैयार रहता है। तो हमने जस्ट अभी मक्खनपुर क्रॉस किया है। ये यहाँ का जाम आज भी वैसा का वैसा है, ठीक सामने देख लीजिए। ये जाम ऐसा है कि आपको
हरदम ऐसा ही मिलेगा। अभी 10 दिन पहले यहाँ से लेके और जोगीवाला चौक तक हम 1 घंटे में पहुँचे, तो सोचिए कि कैसा जाम होगा। 1 घंटे में अगर हम जोगीवाला चौक तक पहुँच रहे हैं तो ये भैया बड़ी दुख की बात है, ये शहरों का हाल है। इससे पीछे भले फ्लाईओवर के कारण, फ्लाईओवर की वजह से बहुत सारी दिक्कतें जो थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। ख़त्म इन द सेंस वो चीज़ें अब हैं ही नहीं मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर हम पूरा रास्ता अच्छे से ड्राइव करके आते हैं और मेन शहर में आते ही हम फंस जाए, तो इट्स अ वेरी डेंजरस। ये देहरादून शहर का मेन पार्ट है जिसे रिस्पना पुल के नाम से जाना जाता है। यहीं से ये एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहाँ से आपको सारे रूटों की बसें मिल जाएंगी। दूसरा, अगर आप कभी यहाँ आते हैं और गलती से कहीं चले जाते हैं और आपको आइडिया नहीं है, और गलती से आप कभी रास्ता भटक जाते हैं, तो आप सीधे काम करिए, रिस्पना पुल आ जाइए। जिससे भी अगर आप बात होती है तो आप उनको बता दीजिए कि हम रिस्पना पुल पे हैं, तो आपको इधर उधर भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इसके टैंक को करवाते हैं फुल, उसके बाद हमको पता चलेगा कि आज की इस खूबसूरत सी राइड में हमारी जो पार्टनर है इसने कितने का एवरेज निकाल के दिया है। तो सबसे पहले हम जाएंगे रिस्पना के पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे एग्जैक्ट 180 किलोमीटर है रुद्रप्रयाग से, तो चेक करेंगे हम अभी। फुल कर दो, फुल 300 फुल। रिकॉर्डिंग चल इसमें, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग सब हो रहा है। चलो भाई 320। फिर से 320 का इसमें पेट्रोल आया है, और अगर मैं कैलकुलेशन करूं 180 किलोमीटर की, तो फिर से गाड़ी ने वही 60 का एवरेज निकाल के दिया है। रुद्रप्रयाग से देहरादून की डिस्टेंस 180 किलोमीटर है, और जैसे आपने देखा था कि मैंने रुद्रप्रयाग में टैंक फुल करवाया और 180 किलोमीटर का दायरा कंप्लीट करने के बाद फिर से मैंने टैंक को फुल करवाया। तो जब मैं पेट्रोल पंप पहुंचा तो 320 का फिर से इसमें लोड कराया पेट्रोल। तो आप कैलकुलेशन करिए 180 किलोमीटर चलने के बाद कितने का एवरेज निकाला है। मेरे हिसाब से 60 का एवरेज फिर से इस बार इस लाइव टेस्ट के साथ रॉयल एनफील्ड ने निकाल के दिया है। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और 300 रुपये में रुद्रप्रयाग से देहरादून पहुंचना, ये काबिल तारीफ़ है भैया। आज के इस खूबसूरत से ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हर हर महादेव। जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार।